हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मैं शीतल शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर। और अब आपको जैसा कि पता है, हमारा चैप्टर जो चल रहा है कौन सा, जनन स्वास्थ्य। ठीक है। और इस जनन स्वास्थ्य में हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। और हमने क्या देखा था कि जनसंख्या को कैसे, मतलब अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आ भी रही है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जनन अंगों के बारे में, जनन स्वास्थ्य का भी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हमारा फिजिकली स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो है जनन अंगों का भी स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। अब जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे, वो करेंगे गर्भ निरोध और अंतः गर्भाशय युक्तियां। ठीक है। कि गर्भ निरोध क्या है और साथ में गर्भाशय या आईयूडी भी इनको बोलते हैं बच्चों। ठीक है। और गर्भाशय युक्ति। ठीक है। तो इसको जरा मैं सही कर देती हूँ, फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अतः गर्भाशय युक्ति। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, तो देखो बेटा, गर्भ निरोध कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये क्या है। तो जैसे इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो कैसे भी करके क्या हो कि एक परिवार में ज्यादा बच्चे ना हो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से बच्चों में गैप किया जा सकता है, या जब तक आप ना चाहें बच्चा पैदा ना हो। तो कई लोगों को नहीं पता है, तो उनको अवेयर करना। तो इसकी कुछ विधियां हैं। जैसे पहली विधि क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक और परंपरागत विधि। ठीक है। कि प्राकृतिक जो नेचुरल है, तो इसमें इनको कैसे डिवाइड किया गया है, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन, स्तनपान, अनार्तव। ठीक है। लैक्टेशन एमिनेरिया इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन सारी विधियां पढ़ते हैं। पहला क्या है, आवधिक संयम। ठीक है। आवधिक संयम क्या है बच्चों, कि इसमें क्या है कि इसमें दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन, ठीक है, जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, और उसके किसके माहवारी चक्र के क्या है कि, क्योंकि देखिए 14th डे क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है, अंडा रिलीज होता है। ठीक है। तो माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। ठीक है। इस टाइम क्या है कि मैथुन की क्रिया ना हो, क्योंकि उस टाइम पर ओवुलेशन, अंडा निकलने का टाइम होता है, तो 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे। ठीक है। तो ये क्या है, ये है आवधिक संयम। ठीक है। 10वें से 17वें दिन तक, मतलब इतने दिनों के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा अंडे निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आवधिक संयम। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये है बाह्य स्खलन व आंतरिक मैथुन। ठीक है। बाह्य स्खलन और आंतरिक मैथुन, इसमें क्या है कि इसमें पुरुष साथी संयोग के दौरान, ठीक है, जब नर और मादा के बीच में काइटस होता है, जनन की प्रक्रिया होती है, तो वीर्य स्खलन से ठीक पहले, ठीक है, कि जब नर में से वीर्य निकलने वाला है, जिसके अंदर शुक्राणु है, स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर, ठीक है, वीर्य सेचन से बचता है, ताकि जो महिला है, जो वाइफ है या जो भी पार्टनर है, उसकी योनि में
वीर्य ना चला जाए, शुक्राणु ना चला जाए। तो जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं वो अपने सेक्स पार्ट को फीमेल के यूरी वाले पार्ट से बाहर कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन और आंतरिक मैथुन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, स्तनपान अनार्तव। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें प्रसव के बाद, ठीक है, स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान जब मादा, ठीक है, अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो क्या है कि अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता। ठीक है, इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है तब तक गर्भ धारण के अवसर लगभग क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, और ये जो विधि है प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर है। कि बच्चा पैदा हुआ और माँ ने बच्चे को फीडिंग कराया, ठीक है, और फीडिंग कराने के 6 महीने तक, जब तक मदर जो है बच्चे को फीडिंग करा रही है, 6 महीने तक क्या है बेटा, ठीक है, 6 महीने तक उसमें क्या है कि उसमें अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता। अगला पॉइंट देखो, अगले हमारे पॉइंट क्या है, रोध। तो ये हमने जो अभी विधियां पढ़ी हैं, ये हमने विधियां कौन सी पढ़ी है, ये हमने विधियां पढ़ी है बच्चों प्राकृतिक विधियां, नेचुरल। ठीक है, अब हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, बैरियर की। हमने शुक्राणु और अंडाणु के बीच में कोई ऐसी चीज लगा दी कि जिससे दोनों मिल नहीं पाए। तो जैसे यहाँ पे है ये कंडोम, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, वाल्ट। ठीक है, ये वाले पॉइंट आप देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए कंडोम क्या है, ठीक है, ये पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये लिंग को ढकता है, किसमें, पुरुष में। और स्त्री में क्या है, ये इसकी योनि या गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है। ठीक है, पुरुषों में उसके लिंग के पार्ट को ढकता है और महिला में योनि और गर्भाशय ग्रीवा को। कंडोम जो है वो क्या है, संभोग से ठीक पहले उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ऐसे कवर चढ़ा दिया जिससे क्या हुआ कि शुक्राणु जो है स्त्री के जनन मार्ग में घुसने से रोकते हैं। ठीक है, कि ऐसे कवरिंग कर दी। अगर मेल में की है तो उसमें से शुक्राणु जो निकलेंगे वो मेल के किस में चले जाएंगे, मेल के बेटा किसमें, कॉन्डम में, निरोध में। और अगर फीमेल में किया है तो वो फीमेल के उसमें चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं ठीक है। चलिए अब यहीं पर क्या है, डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा वाल्ट। ये क्या है बच्चों, ये रबड़ से बने रोधक उपाय हैं। ठीक है, किससे, रबड़ के बने हुए हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये डायाफ्राम जो है ना, ये क्या है, रबड़ से बने रोधक हैं। और कहां पर, स्त्री के जनन मार्ग में, ठीक है, सहवास के पूर्व इनको ऐसे ढक दिया जाता है। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, उसको कवर कर दिया तो वहां पर क्या हुआ कि शुक्राणु वहां पे एंटर ही नहीं कर पाए। ठीक है बच्चे, चलिए अगला पॉइंट देखिए, इन्हें जो है पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है,
और इनके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम का प्राय इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात समझ में आई बच्चों यहाँ पर कि इन रोधक साधनों के साथ साथ क्या क्या, शुक्राणुनाशक क्रीम है, जेली एवं फोम झाग है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। ठीक है, इनको पुनः इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इनको भी इस्तेमाल शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, फोम, और इससे क्या हुआ, इसकी कौन सी क्षमता बढ़ गई, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ गई। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, नर में का निरोध, ठीक है, मादा का निरोध, ठीक है, और डायाफ्राम, ये आपने अभी पढ़ा ना, ये क्या है, डायाफ्राम, ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, गर्भाशय ग्रीवा हो गया, डायाफ्राम हो गया, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वॉल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए बेटा, अंतः गर्भाशय युक्तियां। क्या है कि यह युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा, ठीक है, आईयूडी पढ़ रहे हैं, नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है, इनको कौन लगा रहा है बेटा, इनको कौन लगा रहा है, कि डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा, कहां से, योनि मार्ग से, कहां पर, गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है, ये शुक्राणुओं के भक्षकाणु की क्रिया को बढ़ा देती है, मतलब जो शुक्राणु आ रहे हैं उनको खा जाती है ये। आईयूडी जो है क्या है कि गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है। एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा 5 साल बाद चाहते हैं, 6 साल बाद चाहते हैं, 7 साल बाद चाहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो गैप है उसके लिए जो है ये अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी क्या है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि कौन सी है, अंतः गर्भाशय युक्ति। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, ये है, और इसमें क्या है बेटा, यहां पर ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा, ठीक है, योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औषधि रहित आईयूडी। कौन कौन से हैं ये सारे, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये क्या है बच्चों, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करती है। ठीक है, और ये शुक्राणु नाशक प्रभाव भी दर्शाती है कि जो शुक्राणु की गतिशीलता है उनको क्या किया, कम किया। इसका उदाहरण क्या हुआ, लिपेस लूप। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तांबा मोचक। इसका मतलब क्या है कि कॉपर शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करते हैं। शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है और जो उनकी निषेचन क्षमता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर टी। ठीक है, तांबा मोचक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन मोचक। ठीक है, हार्मोन मोचक से क्या मतलब है कि यह गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए
अनुपयुक्त या गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। ठीक है, क्या है, गर्भाशय को भ्रूण उसमें ना आ पाए, अनुपयुक्त हो, और गर्भाशय ग्रीवा जो है वहां पे क्या, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। ठीक है, वहां उनको पनपने ही नहीं देते। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 3 पढ़े हैं, क्या, औषधि रहित, तांबा मोचक, हार्मोन मोचक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये प्रोजेस्टिन रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, मल्टीलोड। ठीक है, ये क्या डिफरेंट टाइप की IUD है। ठीक है, आजकल क्या है बच्चों, क्या है, विभिन्न अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे अभी हमने पढ़ा है जस्ट नाउ, कौन कौन सी हमने देखी बेटा, यहाँ पर जैसे कि औषधि रहित IUD, सारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की। अब देखिए क्या है कि जैसे कि औषधि रहित IUD, इसका अभी हमने देखा लिपेस्लूथ, तांबा मोचक IUD, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, हार्मोन मोचक प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। अब अगला पॉइंट देखिए कि महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला, जो महिलाएं दवाई के रूप में खाती हैं, एक अन्य गर्भ निरोधक क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। ठीक है, कि महिलाएं क्या है, खाने जाने वाला क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का जैसे थोड़ी मात्रा में ये मुंह के में लेती है। कैसे लेती है, टिकिया के रूप में लेती है। ठीक है, और ये गोलियां पिल्स के रूप में लोकप्रिय है। ये गोलियां कैसे खानी है, 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, 21 दिन तक बराबर, और इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, और ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक मतलब गर्भ निरोध का लेना है, आप उसको वो लेना चाहती है। ठीक है, जब दूसरा बच्चा चाहती है तब ये गर्भ निरोध नहीं लेते। अब यहीं पर क्या है, सहेली नाम नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, क्या है, गैर स्टीरॉयडल सामग्री है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या है, गैर स्टीरॉयडल सामग्री है, ये हफ्ते में 1 बार ली जानी चाहिए। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है और उच्च निरोधक क्षमता वाली है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए कि स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे, ठीक है, अंतरोग के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो स्त्रियां कैसे बच्चों कि प्रोजेस्ट्रोजन या तो अकेले या फिर उसको किसके साथ लेती है, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के साथ, या तो टीके इंजेक्शन के रूप में, या उसको इम्प्लांट कर देते हैं, त्वचा के नीचे अंतरोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है और काफी लंबी अवधि के लिए क्या है, ये प्रभावशाली है। ठीक है, अब चलिए मिथुन हो गया, मतलब
उनमें हो गया कोइटस, तो 72 घंटों के भीतर ही प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयुगों का उपयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही, मतलब शुक्राणु महिला के अंदर चला गया योनि में, ठीक है। अब क्या है कि कैसे भी करके प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे, तो ये वाली आईयूडी का प्रयोग 72 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सहगर्भता से बचने के लिए लिया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, शल्य क्रिया विधियां या क्या है सर्जिकल मेथड्स। क्या है बच्चों, इनको बंधीकरण भी कहते हैं, और ये उन जो आगे बिल्कुल चाहते ही नहीं बच्चा हो उनका, मतलब परमानेंट इलाज हो गया, ठीक है। और इस स्थायी माध्यम से पुरुष या स्त्री में से एक, मतलब उनमें से कोई एक अपना ले तो भी काम चल जाता है। युग्मक तो बनेंगे इसमें, लेकिन युग्मकों का ना परिवहन नहीं होगा, परिवहन को रोक दिया जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, गर्भाधान नहीं होता, ठीक है। युग्मक तो बनते हैं लेकिन युग्मक के परिवहन नहीं होगा, और जिससे क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को मेन ध्यान में रखना है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी, ये मतलब किसी एजुकेटेड डॉक्टर से ये काम करवाना चाहिए, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते, मतलब ये नहीं कि हमेशा ही इनको आप यूज करेंगे, सबका एक टाइम पीरियड होता है। अब इनका उपयोग जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान से गर्भता के विरुद्ध है। भाई ये तो गर्भाधान क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति की चीज को रोक रहे हैं। तो इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, ठीक है। फिर चाहे सहगर्भता को रोकना हो या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो, कि या तो वो बच्चा ना चाहते हो या उसका कोई और भी कारण हो सकता है, तो प्राकृतिक प्रक्रिया को इन विधियों के द्वारा रोका जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने, ठीक है, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सही बात है, जो नहीं चाहते, ठीक है, या चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो, तो वही बच्चा पालना भी तो कितना मुश्किल है, ठीक है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में जैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जी मचलाना, उदर में दर्द, बीच बीच में रक्तस्राव होते हैं, अनियमित जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अनियमित हो जाती है, और स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती है, मतलब इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जब भी ले डॉक्टर की सलाह से ही ले, ठीक है। अब अगला क्या है, वेस्कोटोमी। क्या है बच्चों, पुरुष नसबंदी, ठीक है। क्या है बच्चों इसमें कि यह स्थायी गर्भ निरोधक के लिए एक वैकल्पिक शल्य प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं कि पुरुष का जो वासा डिफरेंशिया वाला पार्ट होता है ना, उसको काट दिया जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि शुक्राणु को मूत्र मार्ग में प्रवेश करने से रोक सके, ठीक है। और इस तरह संभोग माध्यम से महिला में निषेचन को रोका जा सके। ये देखिए यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे, लेकिन इसको ही कट कर दिया। जब इसको यहाँ से कट कर दिया तो शुक्राणु यहाँ तक तो गया, लेकिन आगे ऐसे मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या है कि महिला के उदर में एक छोटा सा छेद करना पड़ता है, जिससे क्या हुआ कि महिला के फेलोपियन ट्यूब तक
पहुंचा जा सके, फिर इसको काट कर बांध दिया जाता है, ढक दिया जाता है। जैसे पुरुष में करा कि वास रेफरेंस को काट दिया, महिला में अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और बांध देते हैं। ठीक है, ये है स्थानिक निषेचक एनेस्थीसिया देकर भी ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसको दर्द ना हो। इसकी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और जिससे अंडाशय में उत्पन्न अंडे शुक्राणुओं के साथ ना मिल सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको देखिए, कट किया बांध दिया, कट किया बांध दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा बच्चों एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से गर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित, मतलब कि कैसे भी करके गर्भपात कराना, मतलब बच्चा नहीं पैदा होने देना, बच्चे को मार देना गर्भ के अंदर ही, गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण, मतलब बहुत लोग होने वाले बच्चे से हर तरह से जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत से देशों ने ये बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए। मतलब कई लोग तो इससे एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अगर मेरी राय कोई माने तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए वो नहीं बच्चा पाल पाए तो, या होने वाले बच्चे को कोई बीमारी हो, तो उस कंडीशन में तो एमटीपी होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, जैसे पेरेंट्स को पता लगता है, जैसे भी पता करवा लेते हैं वो कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, जैसे उनको पता लगता है होने वाला बच्चा लड़की है तो क्या करते हैं, उसको पैदा ही नहीं होने देते। तो 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए। ठीक है, कि अब बैन कर दिया गया कि कैसे भी करके क्या होना चाहिए कि जैसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं लगने देना है कि वो होने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी। और जैसे तैसे उन्होंने इधर उधर से पता कर भी लिया तो कोई एमटीपी नहीं करेगा कि पता कि अंदर बेबी है जो वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको रोका गया, इस पे कानून बनाया गया। ठीक है, बट अभी भी करने वाले कर देते हैं। ठीक है, तो एमटीपी क्यों जरूरी है बच्चों? अनचाही प्रेगनेंसी होना, मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों का असफल होना, चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, तो सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक ही आवश्यक है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। 3 महीने के बाद फिर मदर को खतरा हो सकता है। ठीक है, द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। एमटीपी क्या है बच्चों? गैर कानूनी रूप से है, अकुशल हकीमों से कराए जाते हैं। ठीक है, अगर एमटीपी कराना है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए, किसी भी अरे गहरे से या झोला छाप डॉक्टर से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जानलेवा भी हो सकता है। शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलबेबन का दुरुपयोग, जो हम लोगों ने अभी एमनियोसेंटेसिस इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना बच्चों, उसका दुरुपयोग करते हैं। एक्चुअल में वो किस चीज के लिए है कि होने वाले बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, किसी चीज की कमी तो नहीं है उसको, लेकिन वो पता लगा लेते कि गर्ल है कि बॉय है। तो कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है,
उन्हें, ठीक है, कोई रोग जैसे किसी, अब हमारा टॉपिक है बच्चों यौन संचारित संक्रमण, ठीक है, कि मान लीजिए किसी को कोई रोग है, किसी को कोई सेक्सुअल बीमारी है, उसके सेक्स पार्टनर वो दूसरे से सेक्सुअली अटैच्ड है, तो एक की बीमारी दूसरे में चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यौन संचारित संक्रमण या रतिज रोग अथवा जनन मार्ग, ठीक है, संक्रमण, इनको ये वाली बात बोली जाती है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या बेटा, STI, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यौन संचारित संक्रमण, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद में, रतिज रोग, VD, ठीक है, जनन मार्ग संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण, ठीक है, ये क्या है, RTI, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए, अभी बीमारियों के नाम है ये, जैसे सुजाग, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी। हाल ही में सर्वाधिक चिंतित और घातक कौन सी है बच्चों, HIV एड्स। ये क्या है, यौन संचारित रोग है, ठीक है। अब इसी में देखो बेटा कि जैसे इसे यकृत शोथ बी, HIV के संक्रमण, ठीक है, एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों कि बच्चों क्या है कि जैसे मान लिया किसी को कोई बीमारी है, उसको क्या लगा, इंजेक्शन लगाया, वही इंजेक्शन से किसी और के लगा दिया तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। शल्य क्रिया के औजारों, जैसे क्या है कि किसी को कोई सर्जरी करी गई, उसके ही औजार दूसरे में यूज कर लिया बिना उसको वो करे, क्या बोलते हैं, क्लीन किए, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी एक को वही बीमारी वही सेम ब्लड चढ़ा के, वैसे आजकल तो चेक होता है, ठीक है। चलिए, या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर है उसके होने वाले बच्चे को भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि यकृत शोथ बी और जननिक परिसर्प और HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सबका उपचार हो सकता है, इनका नहीं हो सकता। बहुत ही सतर्क रहना है हर एक इंसान को, ठीक है। यकृत शोथ बी, दूसरा क्या है, जननिक परिसर्प, ठीक है। और तीसरा क्या है, HIV, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, यहां पर देखो कि क्या है बेटा कि यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को, मतलब उसको ये लगता है कि कोई ये ना सोचे कि उसको ये बीमारी कैसे होगी, कुछ गलत करता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। आगे जाके और प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि श्रोणि शोथन रोग, PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, स्थानिक सहगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकती है। कि इन बातों का ध्यान रखना है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत सारे लोगों से यौन संबंध नहीं बना रहे हैं, हमेशा कॉन्डोम का यूज करना है। अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराएं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कोई सजेशन है तो हमको बताइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको हमारी लेक्चर कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारा फिलर डाउनलोड कर लीजिए, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर फेवरेट टीचर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम,
ओके। और इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो बताइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।